आज के पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं प्रोफेसर संपत सिंह जी। हरियाणा की राजनीति में प्रोफेसर साहब का नाम बहुत फ़ख्र और गर्व के साथ लिया जाता है। राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर थे, लेकिन प्रोफेसर से चलते चलते राजनीति की पीएचडी में आ गए। प्रोफेसर साहब का जीवन परिचय जानेंगे। प्रोफेसर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। प्रोफेसर साहब, क्या जीवन परिचय आपका? कहाँ स्कूलिंग हुई, कहाँ कॉलेज गए, प्रोफेसर बनने तक का सफ़र? देखिए, मेरी स्कूलिंग तो मेरे गांव के अंदर हुई थी और मैंने बहुत एक साधारण परिवार में जन्म लिया था। मेरे माँ बाप खेती का और घर का ही काम करते थे। ये था कि हमारा जॉइंट परिवार था, जिस वजह से कुछ बचत हो जाती थी। और घर परिवार ने उन परिस्थितियों में जो मुझे 10वीं क्लास तो वहीं गांव से की मैंने, भट्टू कलां गाँव में मेरा। और उसके बाद मैं हिसार दयानंद कॉलेज के प्रोफेसर्स मेरे पास पहुंच गए थे भट्टू गांव में। उन दिनों 10वीं के रिज़ल्ट देखते थे कि गजट में क्या क्या कौन परसेंटेज अच्छी है, किस स्कूल का रिज़ल्ट अच्छा है। तो रिज़ल्ट ठीक ठाक था मेरा, तो वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा कि आप पढ़ेंगे आगे कॉलेज के अंदर। वो इच्छा था जी, घर वाले भी कह तो रहे हैं पढ़ाने का। उस टाइम कोई आसान बात नहीं थी गाँव से आगे कॉलेज में पढ़ना, लेकिन उससे मुझे हौसला मिल गया। 2 प्रोफेसर्स आए थे, तो हॉस्टल के अंदर इंचार्ज हुआ करते थे, एक डीपी होते थे। कुछ रियायतें उन्होंने बताई, ये आपको रियायतें दे देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मैं आऊँगा। मैंने पढ़ाई की और दयानंद कॉलेज से की। यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद वहीं गवर्नमेंट कॉलेज में हिसार में एमए थी पॉलिटिकल साइंस के उन दिनों, और वो मैंने वहीं से की। उसके बाद जब एमए की मैंने, मई जून में रिज़ल्ट आए थे और अक्टूबर के अंदर जो दयानंद कॉलेज में एक पोस्ट निकली थी एडहॉक, तो मैं वहाँ एडहॉक लेक्चरर लग गया। तो उन दिनों लेक्चरर भी बोलते थे, आजकल तो असिस्टेंट प्रोफेसर बोलते हैं। जी बिल्कुल। और वहाँ जॉब मैंने लगभग जो है 2 साल की थी। और उसके बाद जो है बीच में मुझे कुछ दिन 5-6 महीने बिना जॉब के रहना पड़ा था। उस दौरान मैंने एक प्राइवेट स्कूल भी खोल लिया हिसार के अंदर ही, किराए पर मकान लेके। ऊपर रहना शुरू कर दिया था, मैरिड था उन दिनों, और नीचे स्कूल का काम। और फिर उसके बाद जो है जब नए कॉलेज खुले, तो जाट कॉलेज में वैकेंसी निकली थी, मैं इंटरव्यू देने गया वहाँ, और वहाँ उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद 3 साल में जो है जाट कॉलेज में मैंने पढ़ाया। 1977 में 76 में मेरी शादी हो गई थी। 1977 में मैं कोर्ट में गया हुआ था हिसार के, वैसे दोस्त किसी वकील के साथ। हम खड़े थे कोर्ट के सामने, इतने में एक एम्बेसडर गाड़ी आके रुकी और उससे चौधरी देवलाल बाहर निकले। हमने नमस्ते की, तो हम तो सब जानते थे, वो क्या जाने। कहाँ के हो भैया? मैं भट्टू कलां से। और ठीक है, मेरे हल्के के हो। उन दिनों चौधरी साहब चुनाव लड़ रहे थे भट्टू कलां से, असेंबली का चुनाव जी। चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे थे। ये 82 के चुनाव की बात है? ये 77 के चुनाव की बात है, 77 के अंदर। तो मुझे नहीं मालूम कि वो किस काम के लिए गए थे कचहरी। 15 मिनट अंदर जाके वापस आ गए थे। और बाद में मुझे पता लग गया था क्यों गए थे, कि वो ये देखने गए थे कि इनके घर में कोई बागी था, कि वो कोई यहाँ फार्म किसी जगह ना भरते। थोड़ी सी सुर उनको सुनी थी, लेकिन नहीं भरा हुआ था। वो पता करके कोई भी चीज़ है, वो एक मैंने खासियत देखी, वो दूसरे की बात की बजाय खुद जरूर देखना चाहते थे कोई चीज़, मतलब क्रॉस चेक करते थे अपने आप, क्रॉस चेक करते थे। तो हम वापिस आ गए, कहने चलोगे शहर की तरफ। अब चौधरी देवलाल जैसी पर्सनैलिटी ऑफर करे, क्यों नहीं जाए साहब, चलेंगे जी, चाहे ना ही जाना हो। तो मैंने उनको टोक लिया, मुझे खाने का टाइम हो रहा है। मैंने बिल्कुल साधारण वे में टोका, जैसे फॉर्मेलिटी करते हैं ना आदमी, उस तरीके से किया था। क्या खाना खिला दो मुझे? तो कोशिश तो यही करेंगे सर, सुना है आप तो सीधा साधा खाते हो। तो उस वकील के घर के आगे गाड़ी मैंने रुकवाई, साथ ही था मेरा घर। कहने लगे तुम्हारा है वो? ना मेरा नहीं है, ये वकील का है। मेरे बड़ा ऊपर सीढ़ियों में चढ़ के जाना पड़ेगा, आपको सुना है सीढ़ियों की दिक्कत होती है। तो ठीक, कोई बात नहीं है। वहीं बैठ के खाना वाना जो भी था बन गया, और खाना खा के थोड़ी देर लेट गए।
और लेट के उठने के बाद चाय पी, कंघी वो जेब में रखते थे, बाल उल्टे बाते थे, बाल अच्छे थे, कंघी थी। और चलने लगे तो कहने लगे ठीक है, मैं जून को फलानी तारीख को चुनाव हो रहे हैं, तो मैं फलानी तारीख को जलसा है बट्टू, वो जलसे में आना। तो जलसा हुआ और मैं चला गया। तो चौधरी साहब को नाम तो स्वाभाविक है, कहाँ इतना जल्दी याद रहना था। कहने लगे तारगाम का एक प्रोफेसर भी है। बोला हाँ है जी, क्या कहाँ है? बोले ये बैठा जी। तो मैं गया नमस्ते जी। बोले तेरे को बोलना है। बोलने तो कर कुछ संकोच था नहीं उन दिनों, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई करते बोला ही करते थे, बोल के पढ़ाई करते, मेरा सब्जेक्ट ही ऐसा था करके। तो उसके बाद जलसा ख़त्म हुआ तो फिर उन्होंने कहा कि 1-2 दिन बाद ही उनको एक पूरे हल्के का राउंड लेना था विलेज टूरिंग के लिए, 5-5 मिनट करके। कल तो मेरे साथ रहना। 2-3 गाँव में मुझे साथ रखा और उसके बाद कहने लगे तुम आगे चलो, चल के मॉल बनाओ। हाँ मॉल में। तो वहाँ एक उनका और भी पुराना साथी था, मास्टर जी हुआ करते, हालांकि उन्होंने सर्विस में थे लेकिन कोई परवाह नहीं थी। और हम दोनों आगे आगे जाते थे, थोड़ा बहुत 5-7 मिनट हम भी बोल लेते थे, इतने में चौधरी साहब आ जाते थे। जब पूरा प्रोग्राम हो गया तो उसके बाद कहने लगे चुनाव में यहाँ काम करना है, फिर देखना है पूरा। ठीक है जी। अब मुझे कोई मालूम नहीं था क्या देखना है क्या नहीं देखना है। ठीक है, कभी दफ्तर चले गए, कभी नहीं चले गए, कभी गाँव में चले गए, कोई बच्चे जो लड़के पढ़ा करते थे या जिनके साथ पहले हम पढ़े थे उनसे मिल लिया, अपना एरिया था। तो चलो चुनाव पूरा हो गया, चलो देवलाल चीफ मिनिस्टर बन गए। तो मतलब एक इत्तेफाकिया मुलाकात हुई? इत्तेफाकिया 100%। सीएम बनने के बाद उस टाइम मेरी कोई लंबी छोटी इच्छा नहीं थी नज़दीकी की, मेरी नज़दीकी की इच्छा थी ज़्यादा से ज़्यादा भाई गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चर लग जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब में लग जाए, बस इससे ऊपर नहीं थी। तो मैं कोठी पर गया, इनके नमस्ते की, बधाई हो जाए। ये भी नहीं चक्कर कोई उन दिनों में कोई मिठाई का डब्बा या कोई लेके ले लोग जाते हैं, कुछ भी नहीं था, सिंपल वे में गया था। तो सिंपल ही परिवार से बिलोंग करता था जी। कहाँ से मिठाई का डब्बा पहुँचना ही मुश्किल था चंडीगढ़। तो उससे पहले मैं एक बार और गया हूँ चंडीगढ़, 1 या 2 बार। हालांकि मेरी यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी रही है, मैट्रिक मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी थी, MA BA मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी से थी, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी कभी नहीं गया था। हाँ, एक बार एडमिशन के लिए गया था, उन दिनों MBA का कोर्स शुरू हुआ था, तो उसमें मेरा एडमिशन नहीं हो पाया था। तो उस टाइम गया था, बाद में चौधरी साहब CM बने तब गया था। तो नमस्ते करे, फिर कहने बैठो, उनका PA का रूम था, वहाँ बैठ गया मैं। 15 मिनट बाद एक लेटर आ गया जी, मिस्टर संपत सिंह सच एंड सच हैव बीन अपॉइंटेड एज पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर। मैंने देखते मैं एकदम गया उनकी तरफ, ड्राइंग रूम बैठे थे। मैंने ये भी देखा उनके पास कौन बैठा कौन नहीं बैठा, सीधा गया बराबर। मुझे ये क्या कर दिया, मैं मुझे नहीं पता कोई चीज़ का, मैं क्या करूँगा यहाँ। बोला आप ही सीख जाएगा। मतलब ये भाषा आप ही सीख जाएगा, वरना आजकल तो लोग पहले इंतजार करते हैं, देखते हैं कि CM बनेंगे तो क्या बनेंगे क्या नहीं बनेंगे, अपनी अलग अलग अपना लक्ष्य रखते हैं लोग। तो आपका काम ही आपकी सिफारिश थी? वो बस उन्होंने पता नहीं जो भी उन्होंने तो देखा, कुछ करा, क्या समझा क्या नहीं समझा, मुझे तो कोई पता लगा था। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई घटनाएं घट रही है। तो उसके बाद वहीं वरुण सिंह मान MLA थे उन दिनों, मेरे साथी थे, वो टीचर थे पहले, साइंस टीचर, तो और वो MLA बन गए थे। कहने मेरे पास फ्लैट है यहाँ MLA का, मुझे हफ्ता में 1 बार आना है, यहाँ रहना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो ये भी आ गई, कोठी की ऑफर भी आ गई, गाड़ी भी आ गई। कोठी ऑफर तो फिर मैंने क्या करना था, तो फ्लैट था ही, फ्लैट में क्योंकि उसकी मेंटेनेंस, और मैं तो वैसे ही चिंता पड़ गया भाई इस कोठी का खर्चा कौन देगा। तो फ्लैट में जो है 2 साल ये रहे, CM रहे, और उसके बाद जो हट गए जून 79 में, तो मैं इशारा आ गया था। तो बाद में फिर ये 80 में थोड़े दिनों बाद ही पार्लियामेंट के चुनाव होने थे। तो उस टाइम उन्होंने कहा कि संपत्ति में यहीं आ जाए दिल्ली, ये साउथ एवेन्यू में कोई फ्लैट था,
शायद मोस्ट प्रोबेबली 69 या कुछ ऐसा था। तो उन दिनों जो देवलाल जो है ये साथ रखते, ये राजस्थान के भी हरियाणा के भी जो पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे उनका सारा मटेरियल वहीं दिल्ली से भेजते थे जी। कर तेरा काम यही है, बंडल वगैरह ये फलाना बनाए रखेगा, जो कैंडिडेट आएगा उनको ही देते रहना। ठीक है, हो गया। उसके बाद एमपी बन गए चौसा सोनपत से, भट्टू की सीट खाली कर दी, बाई इलेक्शन आ गया और मुझे कहने लगे कि चुनाव तय नहीं लड़ना है। सो सडन मैंने कहा जी मैं कैसे लड़ूंगा, मेरे पास कोई साधन नहीं है, लेना देना ना कोई चुनाव लड़ना था। वही बात अब भी हो जाएगा चुनाव, पार्टी लड़सी। ठीक है जी, फार्म भर दिए, तेरी ड्यूटी यही है, मोटरसाइकिल पर रहेगा और डोर टू डोर जाएगा। तो मेरे पास स्कूटर तो था, वो मैंने बेच दिया था बाद में, क्योंकि मैं व्हीकल चलाने में दिक्कत महसूस करता था जी। तो ज़्यादातर फिर बस वगैरह से यात्रा करते थे। तो मोटरसाइकिल फिर मैं, जींद का मेरा एक साथी था, वो लेके आया। हालांकि वो भी सर्विस में था, लेकिन उसने परवाह नहीं किस बात की। भाई बाई इलेक्शन हो रहा है यार, कैंडिडेट की गाड़ी मोटरसाइकिल तू चलाएगा, मैं पीछे बैठता था। 80 के सन की बात है। 80 81 80 चुनाव 80 में हुआ था। तो डोर टू डोर जाना तेरे को, मैं डोर टू जाता रहा जी। चुनाव हो लिया, चुनाव हार गए हम, क्योंकि वहाँ उस टाइम तक जो बजनाल सीएम बन चुके थे। उसके बाद फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर वहाँ मैंने पता लगाया कि यहाँ तो बोगस वोट बहुत बने हुए हैं उस उपचुनाव में। हाँ, उपचुनाव। उससे पहले हमने कभी ये सोचा ही नहीं था ये चीज़ें होगी ना। आज के दिन इतना सोचते लोग, फिर उस टाइम था। एक मिसाल देता हूँ, बड़ोपड़ गांव की। हल्के का बड़ा गांव था। बड़ा गांव था। और कहते हैं कभी बड़ोपल विधानसभा क्षेत्र भी था जब ज्वाइंट हाँ पंजाब था, भट्टू और विधानसभा बार बार है, भट्टू बड़ोपड़ भी रहा है, फिर बाद में भट्टू रहा। तो उस गांव में 3000 वोट थे। उस बाई इलेक्शन 3000 पोल हुए और मुझे सिर्फ 3 वोट आए। 100% पोलिंग होना और सिर्फ 3 वोट आना। 3 वोट आना। चुनाव जीते कैसे? हालांकि मैं 7000 वोटों से हारा था, लेकिन अकेले गांव में 3000 का तो वहीं फर्क पड़ गया। और ऐसे ही थे, जो बजनाल जी बरादरी से डोमिनेटेड जो गांव थे विष्णु के, उनमें ऐसा ही था कि स्वाभाविक अब आपका मुकाबला किससे था? मुकाबला मेरा रण सिंह बैनीवाल जी थे ठुइयाँ से, तो वो जीते थे, कांग्रेस से थे। तो उन गांव में खास करके जो बजनाल जी गांव थे, सीएम बने थे ताज़ा, तो उन लोगों का कुछ तो रुख अपना था। और कुछ जो हमारे साथ कोई एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं थे, कोई शेड्यूल कास्ट का, कोई बैकवर्ड क्लास का, कोई इस तरह से 1-1, 2-2 एजेंट बनाए थे। उनको उन्होंने अलग करके बिठा दिया। बल्कि बड़ों पर ड्यूटी तो चो रणजीत सिंह की भी थी, चो वीरेंद्र सिंह की भी थी, चंद्रावती की भी थी, लेकिन वो क्या करें, किसी को जानते तो नहीं थे। लाइन लगा कर अपने वोट डाल के ठीक है सारे। फिर मुझे पता लगा कि यहाँ तो जाली वोट बहुत बने हुए हैं। भट्टे को बना रखे, कहीं 250, कहीं 300, कहीं कितने ही 7 लगते राजस्थान के वोट थे। जैसे 1 to 400 है, वही वोट महराणा गांव राजस्थान के, और वही वोट हमारे मेरे हल्के में, वही वोट आदमपुर हल्के में, 3 हल्कों में। तो पता लग गया। तो मेरी ये डीप जाने की कोशिश तो रही है, हमेशा से रही है। फिर मैंने अच्छे लड़के जोड़े यंग साथ, खास करके यूनिवर्सिटी, क्योंकि उनके सामने मेरा घर था। इन द मीन टाइम मेरे ताऊ जी, इनको हम बाबा जी कहते थे, वो कहने कि तू राजनीति में आ गया, अब तो डिफेंस कॉलेज मेरा मकान बना दिया था। अनफॉर्चुनेटली चुनाव के बाद जो मकान बन रहा था, उस टाइम के अटैक से डेथ हो गई, तो मेरा मकान वहीं रुक गया। मतलब कहने का कंस्ट्रक्शन हो रही थी, खिड़कियाँ वगैरह, दरवाजे वगैरह प्रॉपरली नहीं लग पाए थे कोई भी। तो घर में ही फिर कोई जो है ना, ये जैसे आजकल तो लोग टाइलें वाइलें, पत्थर पुत्थर, भट्टे घंटे लगे हुए थे। तो उस घर में यूनिवर्सिटी नज़दीक थी। फिर मैंने वोट को चैलेंज किया और हम गए इलेक्शन ऑफिस दिल्ली। उन दिनों आपके अब जर्नलिस्ट हैं ऋषि सैनी जी, वो मेरे साथ थे।
मेरे अच्छे छोटे भाई की तरह रहे हैं। तो हम लोगों ने वहाँ जाके साबित कर दिया 3 वोटर लिस्ट दे के, ये राजस्थान के महराना गांव की है, ये आदमपुर के फलाने गांव की है, भट्टूर के फलाने की, तीनों में, और A to Z मिला रखे 100 to 400 है, तो वही है। समझ में आ गई। बहुत ऐसी क्लियरिंग, इतना बहुत एग्जाम्पल थे हमने दिए। फिर उन्होंने ऑब्जर्वर की टीम भेजी और उसने वो वोट जाना फिर निकाले। फिर 1982 का चुनाव आ गया असेंबली का। तो ऐसे बोगस वोट कितने निकले? जो बहुत आपने निकले कटवाए? थे मेरे ख्याल में भट्टू और आदमपुर में दोनों मिला के 15-16 हज़ार से ऊपर हो गए। फिर तो मुझे पता लगा ना कहाँ कहाँ है। फतेहाबाद में भी थे, वहाँ भी क्या हमने चैलेंज। फतेहाबाद में थे करीबन मेरे ख्याल में 4-5 हज़ार, 2-2.5 हज़ार टोहाने में भी थे। 4 हल्कों तक मार की फिर जी, सारे कटवाए थे। फिर इतने में 82 का चुनाव आ गया। फिर 82 का चुनाव आ गया। और उन दिनों अनफॉर्चुनेटली चौधरी साहब की चौधरी चरण सिंह की अनबन होगी थोड़ी। चौधरी चरण सिंह जी प्रेसिडेंट थे पार्टी के, उन्होंने चौधरी साहब के जो नज़दीकी आदमी थे कईयों टिकट काट दी। उसमें मैं भी हो गया शामिल, क्योंकि मैं सबसे नज़दीकी तो मैं था। और मेरे बाई इलेक्शन में चौधरी चरण सिंह जी आए भी थे, तो टिकट काट दी मेरी। मैं नाम गोदारा जी के दामाद को दे दी थी, राम कृष्ण जी। इसी तरह और बहुत जगह थी। ये महेंद्र प्रताप जी जो अब कांग्रेस के नेता है हमारे, ये उस टाइम लोकदल से एमएलए बने थे, इनको भी लोकदल की एमएलए टिकट मिली थी। अमीर चंद मक्कड़ जी को लोकदल की टिकट मिली थी। ऐसे बहुत लोग थे जो बाद में ये लोग छोड़ के चले गए थे, लेकिन खैर मुझे नहीं मिली। तो लोगों के ये था भी चुनाव लड़ना है, छोड़ना नहीं है। यंगस्टर भी बहुत, बुजुर्ग भी बहुत, क्योंकि 2 पीढ़ी हो गई मेरे साथ, एक मेरी और एक चौधरी देवलाल जी की। उनका ज़बरदस्त असर था, प्रभाव था इनका, तो हमेशा ही रहा भी है जी। तो बाई इलेक्शन जो है, सॉरी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन 82 का मैं आज़ाद लड़ा। और वही एक टीटे खराब होने की वजह से उस साल भी ऐसा हुआ जैसे इस बार हो रहा है, कांग्रेस के साथ हुआ है। सीट हमारी आ पाई 35 लोकदल की, 36 आई कांग्रेस की, तो मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन चौधरी देवलाल जी के साथ बीजेपी, सीटें उस टाइम भी 90 ही थी। सीटें 90 थी। चौधरी देवलाल जी के साथ भी 6 बीजेपी के थे और आज़ाद भी थे, और एक और छोटी पार्टी टूट के जनता पार्टी से बनी थी जिसे कर्नल राम सिंह वगैरह जुड़े हुए थे। तो सब ने चौधरी देवलाल का समर्थन कर दिया। हम गवर्नर साहब से मिले जाके, चौधरी साहब, मैं तो साथ था ही था कर, आज़ाद मुझे तो आज़ाद समझता ही नहीं था मैं कभी। जीडी तो पास से थे। लेडीज पास से उन्होंने कहा ठीक आप सोमवार को आइए, मतलब कहने लगे सोमवार को सख्ती हो जाएगी। तो एक नया फार्मूला उस टाइम ईजाद किया गया कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को पहले मौका दिया जाए, और सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्योंकि कांग्रेस थी 1 वोट से जी। हालांकि हम लोकदल के थे, लेकिन माना जा रहा था हम आज़ाद जीते थे। तो उससे चौधरी भजनलाल जी को बहुत दिला दिया इतवार को, संडे को ही। संडे को दिला दी। तो स्वाभाविक है लोग भागने शुरू हो गए। आज़ाद तो मुझे छोड़ के सारे चले गए। चौधरी भजनलाल जी मेरे पास भी आए कई बार। मैंने कहा चौधरी साहब मेरे बस की बात नहीं, मैं चौधरी देवलाल जी को नहीं छोड़ सकता। वो तो आज़ाद है, अपना दे रहा है, एक एरिया है, ये है वो है, बड़ा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, चलो जो भी उन्होंने, क्योंकि उस टाइम बहुत कुछ दिए थे, ऑफर्स किए, सब ने मंत्री बनाए, सबको साधन बनवाए, पता नहीं क्या क्या किया उन्होंने। लेकिन मेरी नशा था, मुझे, मैं नहीं कह सकता कि उस टाइम को बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान हो गया था राजनीति का, लेकिन नशा था, चौधरी देवलाल के नाम का नशा था। मैंने कहा मैं नहीं था, उस आदमी को नहीं छोड़ सकता। मुझे इस बात की खुशी है, कुछ मुझे थोड़ा मिला भी बात में कर कोशिश कर। तो मैं चौधरी साहब के साथ रहा। फिर लोकदल के उस टाइम 11 लोग तो लोकदल के टूट गए जी। 31 में से 20 रह गए, वो कांग्रेस में चले गए। आज़ाद वगैरह और सारे मिला के स्वाभाविक मेजोरिटी तो होनी ही होनी थी। ये बृजमोहन सिंगला वगैरह सारे उसी टाइम, सारे उसी टाइम, बृजमोहन सिंगला, मक्कड़ साहब, और ये कहते हैं अभी हरियाणा बाउंड से पीछे से हाँ कोई कुछ कर करके, मतलब दाएं बाएं लेफ्ट हो गए, राइट हो गए, मंत्री मिलना है, घर बनाना है, मौज बन जाएगी। हालांकि मुझे भी कहा गया बोले तेरा घर आधा पड़ा है, तेरे पास साधन है नहीं? मैंने कहा नहीं है मेरे पास साधन, बस से जाता आता हूँ। उन टाइम साधन तो किसी के पास भी नहीं होता था।
82 में साधन कहाँ था, किसी के पास गाड़ी नहीं थी। जी। बड़े बड़े चौधरी के पास एक आधे के पास कोई गाड़ी होती थी, सारे घर में गाड़ियाँ अलग अलग ही नहीं थी, चाहे कितने बड़ा घर हो चाहे, या एक दो कोई शहर में वकील होता था उनके पास थी। ये तो मारुति आने के बाद और थोड़ी आगे से आगे बड़ी अप्रोचेबल हो गया, तरक्की हुई है, तो उसके बाद गाड़ियाँ आने लगी, उस टाइम नहीं थी। तो मतलब अगर वो मेरी हालात देखे जाए, मेरे जो कोई और होता स्वाभाविक है, वो तो बिना हालात होती तो ही जाता, बिल्कुल। लेकिन मैं उस बात पर ये रहा कि उस आदमी का नाम का मेरे को नशा था। तो खैर उसके बाद फिर 20 रह गए, तो 20 का फिर टूटन हुआ। चौधरी चरण सिंह जी अलग हो गए, चौधरी देवलाल जी अलग हो गए। 12 MLA चौधरी चरण सिंह के पास चले गए और 8 चौधरी देवलाल के पास रह गए। इन दोनों लीडर ऑपोजिशन भी चंद्रावती बनी थी, तो उधर ग्रुप में थी, और लोग उधर के 8 के फिर मैं शामिल हो गया, क्यों आज़ाद शामिल हो सकता था जी। तो 9 बन गए। हरियाणा की हिस्ट्री में आपको कहीं नहीं मिलेगा कि जब इतनी ज़रूरत पड़ी हो, चीफ मिनिस्टर को ज़रूरत पड़ी हो इतने MLAs की, तो कोई आदमी आज़ाद भी रह सकता है। लेकिन ये जो देवलाल की मेहरबानी से ये एग्जाम्पल मैंने पैदा किया हरियाणा की हिस्ट्री में, सिर्फ अकेला हूँ, कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। इस बार भी चुनाव देख लो आप, इससे पहले बड़ा जब बीजेपी के पास 40 सीटें थी, तो आपने देखा होगा सबसे बड़े परिवार का बेटा आज़ाद MLA बना था, और उन्होंने ये भी कह दिया मैं किसी पुलिस वाले कहने छोड़े जाऊंगा अगर, और अल्टीमेटली पुलिस वाले घर वाले के साथ ही जाना पड़ गया, और जाते ही मंत्री बनना ही बनना था। तो मतलब कई बार मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, बहुत कुछ लोग बड़े बड़े नेता बन गए, आज टिकटें भी लोग बांटते हैं, नेता भी हैं, सब कुछ है, चीफ मिनिस्टर बन गए, लेकिन उनका संपद बनना आसान नहीं है। बिल्कुल। 82 के बाद फिर 87 का चुनाव आता है। 87 का है, 87 का आसान, 87 का भी आसान नहीं था। उससे पहले जो न्याय युद्ध हुआ, सारी कमान उस समय आपके हाथ थी? नहीं, मेरे हाथ में नहीं, चौधरी देवलाल जी के हाथ में थी। हम लोग तो सहयोग करने वाले, सारथी तो आप थे, सहयोग करने वाले थे। नहीं, सारथी बहुत थे खैर को। इसमें मैं फिर साथी को याद करता हूँ, रण सिंह मान जी का भी अच्छा उसके अंदर बहुत बढ़िया रोल था। मतलब दफ्तर में बल्कि बैठ के दफ्तर संभाला, रोहतक पार्टी का दफ्तर होता था, उन्होंने दफ्तर को संभाला था उसके अंदर। तो फिर वो न्याय युद्ध का तो है ही, सार से तो यात्रा शुरू हुई थी। और मैं इन द मीन टाइम पहले युवा प्रधान रहा स्टेट का, MLA बनने के बाद भी युवा प्रधान था मैं स्टेट का। और उसके बाद मैंने कहा जी मेरी अब 35 हो गई है। तो चौसा बोले कौन सा बूढ़ा हो गया, मुझे आपको होते मैं तो बूढ़ा होना ही नहीं, घर कभी नहीं होगा। तो खैर कहने लगे फिर मुझे मैं डिस्ट्रिक्ट में काम करूँगा, चुनावी आदमी हूँ। उन दिनों फतेहाबाद निसार एक ही होते थे, तो फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गया था। तो वो यात्रा हिसार से शुरू करी, तो हम लोगों ने वहाँ परमिट शुरू किया था। पूरा हरियाणा में चक्कर लगाया? फिर तो हरियाणा जो है ना पूरा माहौल बनाया, उड़ के ऐसा उठा। और वो कारण भी था, क्या हुआ कि 82 के बाद 84 आ गया था, और 82 के बाद तो गुस्सा तो लोगों में बहुत आया जब चौधरी देवलाल CM नहीं बने। तो चंडीगढ़ के अंदर लोगों के ट्रैक्टर फूंक दिए सरकार ने और कर दिए, दुनिया गई, कांटे पड़ गए और पड़ गए, टूट के लोग टूटे फूटे बहुत थे। लेकिन बाद में 84 का चुनाव आया तो 400 सीट कांग्रेस ले गई। वो तो इंदिरा गांधी की लहर थी। नहीं तो फिर चौधरी साहब चौधरी देवलाल दिमाग में आई ना कि 82 का गुस्सा तो गया संपत। देखो जी कोई बोला, फिर करते करते उन्होंने ये कहा कि संपत तू ये जो भजनलाल जी के खिलाफ बयान देता रहता है, तेरे पास कोई इसके रिकॉर्ड भी है क्या? वो हाँ है जी। तो इसका एक मेमोरेंडम तैयार करो। शुरू किया जी। फिर बता रहा हूँ कि ऋषि सैनी ने मेरा बहुत सहयोग दिया। वो कहते हैं नब छोर शुरू ही आपने करवाई थी? नहीं, मैंने तो क्या कराई, उसने करी, दिमाग तो उसी का था। देखो इसमें तो हम दोनों दिल्ली गए। ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफिस का जो दफ्तर था वहाँ कनाट प्लेस में, वहाँ से हमने जो भजनलाल जी परिवार की जो कंपनी रजिस्टर्ड थी, एक पर्टिकुलर नाम से 15-16 कंपनियाँ रजिस्टर्ड मिली हमें, वहाँ से शुरुआत करी हमने। बाकी मटेरियल सारा ले गए, टाइप करवाते थे हम कनाट प्लेस में, हरियाणा में उनके साथ था। क्यों MLA था तो कमरा तो मिल गया था।
रात को एडिटिंग कराने के लिए बहुगुणा जी के पास जाया करते, वो सारी चीज़ को पढ़ते थे, एडिटिंग करते थे। लेकिन वो बात नहीं थी, बड़े आदमी थे, बहुत बड़े थे, इंटेलिजेंट थे, सारे थे। लेकिन चौधरी देवराज जिस दिन छिप जाता था ना, उसके बाद किसी आदमी को खाने के बड़ा नियाण दिया करते थे। लेकिन वो नहीं कहते थे खाने खोने का। हम आके फिर, क्योंकि 10 बजे के बाद जाया करते, 10 बजे कैंटीन बंद हो जाया करती थी। आज तो चलो इतना सुख भी होगा, हम कहते हैं खाना रख देना भाई, उस टाइम ये बातें नहीं थी ना, पता था लंबा चौड़ा। तो इंडिया गेट पर आगे रेडी पर कुछ थोड़ा बहुत खा लिया करते और अपना सो जाया करते। अगले दिन वही कर्म फिर शुरू। तो यूँ करते करते रहो, चलो बन गया, तैयार हो गया। उसके बाद चौधरी साहब ने कहा कि ठीक है, उसकी कापियाँ वगैरह छपवाई उन्होंने। लंबी हिस्ट्री है, छपाने में भी कई गड़बड़ें हुई, लेकिन जो कुछ हुआ वो चलो हो गया वो तो घर। 4 जून 1985 को राजीव गांधी इसी से प्रोग्राम ले लिया मिलने का, क्या मेमोरेंडम देने आएंगे। और उस टाइम सभी अपोजिशन के लीडर टोटल कोई नहीं छुटा, चाहे कामरेड थे, चाहे बीजेपी जन इसके थे, चाहे और दूसरी पार्टियों के थे, सारे के सारे जो है ना इकट्ठे होकर मिले, गठजोड़ बन के साइन करके उस पर और मिले। चौधरी साहब ने एक ही शब्द कहा था कि भाई आपने अगर अपनी कांग्रेस बचानी है तो इस हाजी मस्तान को हटा दो भाई। यही शब्द जोड़ा, हाजी मस्तान को हटा दो। उन्होंने हाजी मस्तान मशहूर था, और बाकी वो छोरा कह देगा। अब मैं क्या प्राइम मिनिस्टर और सारे अपोजिशन जिसकी तरफ देखूँ वो इतना बड़े बड़े स्टॉल पर सारे इतने बड़े कद के लोग हैं। मैं तो एक सेंटेंस एक आधा मैंने बोल दिया, बस ठीक है करके आज चलना ठीक है, चलो हम आगे। तो फिर पार्टी ऑल पार्टी मीटिंग करके, डॉक्टर मंगल सैन भी अच्छे साथी थे चौधरी लाल जी के, तो इन्होंने फिर 9 अगस्त का प्रोग्राम रख दिया कि भजना लटाओ, भ्रष्टाचार मिटाओ, रोहतक में। तारीख नज़दीक आती गई, तैयारियां चल रही थी। इन द मेन टाइम 24 जुलाई को राजीव लोंगोवाल समझौता होगा। तो इशू इसकी बजाय वो बड़ा बन गया, फिर मेन इशू बन गया। वो तो उन्होंने बनाया था भाई आगे बढ़ने के लिए, तो ये तो बहुत बड़ा था, क्योंकि उसमें जो 7 और 9 क्लॉज आपने तो काफ़ी SYL पर लिखा भी है, पता भी है आपको। वो समझौता हमारे हक में नहीं था, क्योंकि उसमें एक सबसे बड़ा सेंटेंस ये था कि जो स्टेट जितना पानी यूज़ करे उतना तो करती रहेगी, बाकी का बंटवारा होगा। अगर उतना यूज़ करती रही तो हमारे पास तो कोई चैनल नहीं थी। SYL के बिना पानी कैसे लेते, चैनल तो थी नहीं। जैसे आज हम कहते हैं कि ये झेलम का, चिनाव का, इंडस का पानी यूज़ करेंगे, तो कम से कम मैं ये कहना चाहता हूँ कि 10 साल लग जाएंगे अगर इसको चैनलाइज करते हो तो। नहीं करते तो डैम तो बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब आपने बात छेड़ दी। पिछले दिनों मोदी जी ने ये चीज़ अनाउंस की थी कि सिंधी वाटर ट्रीटी जो हम कैंसिल करेंगे, आपको लगता है पॉसिबल है? नहीं, देखिए पॉसिबल इंडिया के लिए तो पॉसिबल, कहने के लिए तो ठीक है कि हमने कर दिया, लेकिन देखिए इतना पानी को वो एक हमारे पास 150 कोई रोड मैप नहीं है। फिर दूसरा लगभग 150 मिलियन एकड़ फीट पानी है तीनों नदियों का, फिर तो कोई है ही नहीं। फिर पाकिस्तान इंटरनेशनल लेवल पे इसको, और 24 से मैं पढ़ा है मैंने, 24 भाखड़ा डैम बनाते हैं अगर हम तो उस पानी को समा सकते हैं। 24 भाखड़ा डैम। अच्छा कोई मुझे इंजीनियर मिल गया जिसका लेख पढ़ा था मैंने, कहीं मिल गया मुझे, किसी ने भेजा था, बल्कि मेरे साथी ने, जर्नलिस्ट ने भेजा बल्कि। और उसके बाद में ये भी लिख रखा था कि कैसे कैसे इसको जो है ना वाटर हाईवेज बनाने पड़ेंगे जी, जैसे रोड के आपके वाटर के हाईवेज बनाने पड़ेंगे। उन्होंने पॉइंट भी दे रखे थे, गुजरात तक पहुंचा रखा था। लेकिन इसके अंदर जो है ना, ठीक है आपकी मिलिट्री पावर तकड़ी है, सारी चीज़ आपका तकड़ी है, लेकिन इस चीज़ को बनाने में टाइम तो लगेगा। अगर आप बनाना चाहते हो तो टाइम तो लगेगा। इसमें एक इशू और रिसोर्सेज बहुत लगते हैं जी। इसमें एक इशू और है, इंटरनेशनल लॉ की अगर मैं बात करूं तो पानी सियाचन से शुरू होता है। 1960 में आपको याद होगा हमारे बड़े जवानों ने वहाँ अपनी जान से भी आग धोना पड़ा, बिल्कुल धोनी पड़ा। और वहाँ से चलते आपका लेह जो लद्दाख चाइना का एरिया जो आ जाता है ऊपर जाके, जो तिब्बत का एरिया है, हम तो तिब्बत का ही बोलेंगे लेकिन चाइना अपना बोलता है, वहाँ से शुरू हो जाता है। जी बिल्कुल, तो उससे शुरू होगा। तो देखिए इंडस जो है ना, इंडस का पानी को तो हम छेड़ ही नहीं सकते, इसलिए छेड़ सकते कि इंडस का पानी अगर हम छेड़ेंगे तो चाइना हमें किसी भी टाइम फ्लड से डबो सकता है। बिल्कुल, तो हमारी तरफ पानी को डाइवर्ट कर दिया ना, हम सारा हिंदुस्तान डूब जाएगा घर। क्योंकि लेह लद्दाख हिमाचल चलता हुआ पंजाब सबसे बड़ी नदी जो है ना इंडस है,
हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, जो मैं बता रहा हूँ, जैसे 150 मिलियन एकड़ फीट की बात कर रहा हूँ आपका, तो उसमें अकेली में जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 90 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है ना अकेली उस नदी का है, इंडस का है। तो ठीक है, हम प्रयास करें, ऐसी बात नहीं है, भारत बहुत बड़ा देश है और कर सकते हैं, लेकिन एकदम तो कोई भी चीज़, देखो जैसे अब मान लो अब बरसात का सीज़न है, जितना पानी ज़्यादा आएगा आपको गेट हम अपनी नदियों में खोलते हैं, हम सतलुज का हमें खोलना पड़ जाता है गेट, भी पानी फालतू आ गया डैम के अंदर, डैम में एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लेवल तो ले जाएंगे, आप आगे तो नहीं ले जा सकते, तो उसको खोलना पड़ता है फिर। और फिर इसीलिए उनमें फिर कई बार बाढ़ आ जाती है नदी में, कई कहते हैं डैम में ले लेते हैं पानी, तो डैम की कैपेसिटी तो है, तो चाहे सतलुज का हो, चाहे रावी का हो, चाहे ब्यास का हो, उसमें भी हम छोड़ते हैं। और काफ़ी पानी ऐसा भी है, बाद में कहते हैं पाकिस्तान जाता है, जाएगा वो, आप कहाँ रोकोगे उसको। इन दिनों में जैसे बरसात का सीज़न है, तगड़ी बरसात हो जाती है अच्छी, उसके बाद कहाँ जाएगा। तो आपको क्या लगता है प्रोफेसर साहब, SYL कभी बनेगी? ऐसा है, जो मैं बताऊँ कि जहाँ तक पॉलिटिकल बात पर हम करें तो ये है कि पड़ेगी, लेकिन हकीकत देखें आसार नहीं लगते मुझे। देखिए, जिस तरह जमीनें वापस कर दी, तो बड़ा, वापस इंतकाल करवा दिए, समतल के लिए पैसा दे दिया पंजाब सरकार। मैं तो कई बातों बहुत ओपन बोलने वाला आदमी हूँ, कई बार सच्चाई जो है ना उसके लिए नुकसान भी उठाना पड़ जाता है, लेकिन हो जाए, क्योंकि जिस तरह का माहौल हो गया ना, पहले तो बात है कि पहले ये इशू राजनीतिकरण नहीं हुआ था इस इशू का, बाद में इस इशू का धीरे धीरे राजनीतिकरण हुआ। अब पंजाब का हर आदमी कोई बोलेगा जी बिल्कुल, एक बूंद पानी नहीं देंगे, बिल्कुल, हरियाणा का बोलेगा, हरियाणा बोलेगा लेके रहेंगे जी, तो इन दो बातों से काम नहीं चलता। तो हिमाचल के रास्ते संभव है ना, उधर से संभव नहीं, नालागढ़ बदी ना, वाला ना, रास्ता संभव नहीं उधर से। देखिए मैं बताऊँ, झगड़ा किस चीज़ का, पानी का ही है ना, नहर का झगड़ा नहीं, SYL का कोई झगड़ा नहीं है, पानी का है। उनको SYL से क्या लेना है, उनको तो पानी से लेना है। पानी कह रहे पानी नहीं देंगे, हम पानी नहीं देंगे तो फिर वो पानी लेने कहाँ देंगे, आप बना लो नहर। जो देवीलाल के टाइम में वही प्रकाश सिंह बादल नहर खुदवाते हैं, हरियाणा सरकार से पैसा लेते हैं, और वही अगली सरकार में आने के बाद खुद ही उस वैसे देखो समझौते को रद्द करते हैं। ऐसा है विजय सिंह जी कि काम चल रहा था, चौधरी साहब की सरकार में चलता रहा, बंसीलाल की सरकार में चला, बंसीलाल का भी चला था, और सबसे ज़्यादा जो बंसीलाल जी ने एडमिट किया है कि सबसे ज़्यादा चौधरी देवीलाल जी का टाइम चला था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जुलाई 1990 में चंडीगढ़ में जो SYL का ऑफिस था, उसके चीफ इंजीनियर को उग्रवादियों ने मार दिया, और इंजीनियर मारे थे कई। उसके बाद फिर बंद हो गया, वरना चल रहा था, 2-4% काम रह गया था, लंबा चौड़ा नहीं रह गया था। तो लेकिन वो पानी फिर वहाँ से रुक गया, उसके दिन फिर बाद में कुछ नहीं हुआ, आखिर में होते होते लैंड भी वापस कर दी गई। अब बहुत लोगों ने उसको हमवार करके, जहाँ खर्चा कम था वहाँ हमवार कर लिया, अपनी ज़मीन मिला लिया, जहाँ नहीं खर्चा कर सकते थे, ज़्यादा गहरी थी, वहाँ उसको छोड़ रखा है। तो अब कैसे करेंगे, मेरे सुन नहीं आ रहा कि इतना ये आसान है कोई। प्रोफेसर साहब, जब जो गवर्नर थे तपासे साहब, उन्होंने जो देवीलाल जी को कहा कि अपने विधायक लेके आप सोमवार को आ जाइए, तो संडे को शपथ दिला दी चौधरी भजनलाल जी को, तो जब आप मंडे को गए तो वहाँ क्या किस्सा हुआ? ऐसा है जी, चौधरी साहब ने जो है ना, क्योंकि स्वाभाविक है, देखिए उनके साथ जितने भी थे सारे लोग गुस्से में थे कि बहुत एक अनडेमोक्रेटिक स्टेप, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप उठाया गवर्नर साहब ने। तो बातचीतें करते रहे। उस टाइम एक जो हमारे यहाँ चौधरी नवाब सिंह जी, बाद में हाईकोर्ट के जज भी रिटायर हुए हैं, उनके फादर थे, तो वो उस टाइम के बहुत पढ़े लिखे और बड़े जेंटलमैन चौधरी होते थे, वकील भी थे वो, और चौधरी महाराज सिंह नाम था उनका। तो उन्होंने काफ़ी बहस जिरे वगैरह की वकालत के हिसाब से। अल्टीमेटली चौधरी साहब ने कहा तपासे जी को, यहाँ ठोडी का हाथ लगा के, बोले क्या कर दिया आपने, ये के सारा संविधान का नाश कर दिया, कानून का नाश कर दिया। ये बात हुई थी, उसको चला ये था भी चौधरी देवीलाल थप्पड़ मारा, ये करा, वो थप्पड़ी। लेकिन बाद में तपासे जी का किसी पब्लिक फंक्शन के अंदर किसी उनकी पार्टी के वर्कर ने मुंह काला भी किया था। हुआ था, उसने कोई शाही लगाई थी किसी ने, लेकिन वो उसमें चौधरी साहब को लेना देना, मतलब ऐसी हरकतों को कभी पसंद नहीं करते थे। वर्कर ने अपना गुस्सा प्रकट किया। हाँ, बाकी वो उन्होंने किया, लेकिन चौधरी देवीलाल ये नहीं चाहते थे।
किसी कोई आदमी ऐसा काम करे। 87 में आपने कहा भी न्याय युद्ध ने पूरे हरियाणा में एक ऐसा माहौल बना दिया कि 85 सीट ले गए, कांग्रेस के पास सिर्फ 5 बची। उसमें माहौल के बाद क्या हुआ कि माहौल तो बन गया, लेकिन जिस तरीके से चौ देवलाल जी ने उस माड़ा को मनखों को साथ किया सबको, ये गजब की बात है। सीपीएम को जोड़ा, सीपीआई को जोड़ा, एक टिकट सीपीएम को दी टवाणा से, एक सीपीआई को दी शाहबाद से, बीजेपी को जोड़ा, उनको पूरी टिकटें जितनी मांग रहे थे जहाँ एरिया से वो उनको दी गई। और परमतराय तायल जी, पंडित भगवत दयाल जी, बनासा गुप्ता जी, मूलचंद जैन जी, जितने स्टालवर्ड से बड़े बड़े आदमी, उनको सबको उन्होंने जोड़ा, साथ जोड़ लिया। कोई आदमी ऐसा नहीं छोड़ा जो कांग्रेस के खिलाफ था उसको साथ ना जोड़ा हो, सबको जोड़ लिया। और उसने उस आदमी ने एक मिसाल पैदा की कि इस तरह चुनाव लड़ा जाता है, इस तरह माहौल बनाया जाता है। और आखिर में जब ये चुनाव की टिकटों की घोषणा हुई तो पंडित भगवत दयाल जी के कहने से भी 10-12 टिकटें दे दी थी। और जब तक नाम वापस लेने का और फार्म भरने की डेट पड़ी थी, पंडित जी कांग्रेस में चले गए वापस। बहुत लोगों ने कहा कि पंडित जी के जो कैंडिडेट हैं उनको विदा करें, बदलें। चौधरी साहब ने इनकार कर दिया। बोले गुब्बारा बनाया, हवा बनी है, एक पिन लग जाएगी तो ये सारी हवा निकल जाएगी। बिल्कुल, मैं नहीं किसी कैंडिडेट को बदलूंगा। पंडित जी ने जो फैसला ले लिया, कोई बात नहीं। सारे लोग लड़े चुनाव। और हफ्ता पहले मेधावी कीर्ति बाबू जनाम जी की पोती थी, वो चौधरी साहब से कहने लगी, चौधरी साहब मैं झज्जर से चुनाव लड़ रही हूँ, मेरी मत करो। बोले मेरा कैंडिडेट लड़ रहा है, मैं जाके मीटिंग कराया वर्कर की करना। तो 26 चौधरी उन्होंने दिमाग में आई कि हाँ, शेड्यूल कास्ट के वोट लेने के लिए ये ठीक है आइडिया। वो जो चुनाव का बहुत बड़ा नाम रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने हफ्ता पहले जाके लोगों में अनाउंस किया कि भाई आज से कैंडिडेट अपनी मेधावी कीर्ति है। अपने कैंडिडेट को बिठा दिया था सबके सामने। लोगों ने खूब नारे वारे करे, खूब अच्छे लगाए स्पोर्ट के अंदर। तो मतलब मेरे कहता हूँ अगर माहौल पैदा करने वाला हो तो इस तरह माहौल पैदा होते हैं। और जैसे वो उन्होंने जो कहाँ से कहाँ गए, आखिर में चांस लेना चाहते थे जी कि कोई चांस ना आए, इसलिए पिछाई सीटें आई। जैसे आपने कहा सारी पार्टियों को इकट्ठा किया, चाहे वो सीपीआई थी, चाहे सीपीआई-एम थी, कोई हो। लेकिन इसके साथ अगर आपने ये जो मेधावी कीर्ति का उदाहरण सुनाया, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जो देवीलाल जानते थे। बिल्कुल जानते थे। पहले भी मतलब जब से सारे लोगों को इकट्ठा किया, किसी को यहीं कहीं से उठाना, किसी को कहीं, जितने पुराने लीडर थे जो उस टाइम कांग्रेस के खिलाफ थे, सारी ताकतें जितनी भी थी उनको सबको इकट्ठा किया। उनका मकसद यही होता था कि हमेशा यही कहते थे, काम की कोई बात करता ना, पहले हवा बनाओ। वो ये कहते थे हवा बनेगी तो तुम सारे जीतोगे, और हवा नहीं होगी तो मैं भी हार जाऊँगा। चौधरी देवीलाल जी की सरकार में बड़े बड़े मंत्रालय आपके पास थे। अरे चौधरी बंसीलाल कहते थे मैं एडवोकेट हूँ, मैं वकील हूँ, और अगर कर्जे माफ़ करने की बात आती तो मैं कब के कर देता। ये जो देवीलाल झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने वो कर्जे माफ़ करके दिखाए। करके वो कहते यही थे। जो बंसीलाल का जवाब देते थे, बोले ठीक है भाई, मैं पढ़ा लिखा कम हूँ, लेकिन चौ बंसीलाल जैसे वकील मुझे 60 रुपये मिल जाएंगे। ऊपर वो लिखेंगे, नीचे मैं दस्तखत कर दूँ, ऊपर वो लिखेंगे कर्जा माफ। और देवीलाल आम भाषा में कहते थे जी कि बिल्कुल। देवीलाल, और करके दिखाया। बुढ़ापा पेंशन का था, करके दिखाया। उस टाइम शायद लोगों को इतनी बड़ी नहीं लगी होगी, आज देखो ना शुरुआत उन्होंने की। कितना ये पूरे भारत में लेकिन शुरुआत हरियाणा से हुई। लेकिन वो भी 100 रुपये जी बिल्कुल। थोड़ी नहीं थी उस टाइम। 87 के टाइम में 100 रुपये बहुत बड़ी अमाउंट थी करके। तो उन्होंने करके दिखाया। आज 38 साल हो गए उस बात को। बड़े किस्से हैं। पेंशन योजना कहाँ शुरू हुई, हरिजन चौपाल की शुरुआत कहाँ से हुई? बैकवर्ड चौपालगी, हरिजन चौपालगी, डिफरेंट जो बरादरी थी माइनॉरिटीज़ की, उनके बनाने का उन्होंने किया था। और इसी तरीके से और बहुत से जो बच्चों के स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, उनका बस का फ्री पास इन्होंने शुरू किया था। एग्जाम देने जाते हैं, बच्चा योजना उन्होंने शुरू की। बिल्कुल, एग्जाम देने जाते हैं उसका खर्च बसों में माफ कराया उन्होंने किया था। ये दरखत है अपने सड़क के साथ और नहर के साथ, आधे किसान के एक आधी आमदनी जो है ना उसको किसान को देने किया बिल्कुल। था। और पुराने टाइम में 77 के अंदर जो है ना रेडियो का जो था वो टैक्स माफ, साइकिल मार्केट कमेटी ट्रैक्टर को गड्ढा घोषित किया। हाँ, टोकन टैक्स लगता था साइकिल का, वो टोकन का वो फ्री किया। ऐसी चीज़ें थी। और ये जो चुंगियाँ थी, चुंगी माफ ये भी उन्होंने करा था। शायद चुंगी हटाई थी शहर से। कहते गाड़ी लुआर
इनके भी जच्चा बच्चा जो है ना, इनकी वहाँ से उनको शुरू- दिया था 1 रुपया रोज का देंगे, पढ़ने के लिए बच्चा आता है इनका, क्योंकि इन बेचारों के आज यहाँ तो डेरा आज कल की वहाँ डेरा। सरकारें तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रही। वही कह रहा हूँ ना कि जो मतलब जो समाज की तरफ जिनका ध्यान था ना, जो 36 बरादरी की तरफ, खास करके आम गरीब आदमी थे, किसान और मजदूर, खास करके 2 ये कमेटी ऐसी थी जिनकी तरफ गजब था उस आदमी का रुझान। जो देवीलाल ये जी के बड़ा बाद, मुआवजा उन्होंने शुरू किया था, जी बिल्कुल, जो फसल मुआवजा मुल्क को मिलता था। जो देवीलाल जी के बाद जब बाढ़ आई, सॉरी याद रहेगा, बाढ़ आई थी उनका, 2 साल के 2 साल ऐसे बीते, 1 साल सूखा, 1 साल बाढ़ आ गई थी, कुदरत की मार है। बाढ़ के टाइम जब राजीव गांधी भी देखने आए थे। हाँ हाँ, बाढ़ के टाइम क्या हुआ था कि ज़मीनें इतनी सख्त हो गई थी, हम जैसे लोगों को नहीं मालूम था, उनको पता था। उन्होंने आयसर और स्कॉट के ट्रैक्टर मंगवाए कंपनियों से कि तेल सरकार देगी, ट्रैक्टर आपके होंगे, इनकी बांध करो, बैल से बांध नहीं हो सकती, ज़मीन नहीं पाड़ी जा सकती। ये क्या था, और आइंदा ना आए बाढ़, रिंग बांध बनवाए गाँव में, खुद मिट्टी की टोकरी उठा उठाए लोगों के साथ, क्या जी बिल्कुल, करते करते लोगों ने अपने गांव में बना लिया। उन टाइप बहुत बांध बने थे, गांव के रिंग बांध बोलते थे, गांव के बाहर कर, ताकि फ्लड अगर आए तो वो यही कहते थे कि अगर मतलब बाढ़ आएगी तो ना, उनका अपना शब्द होता था कि जहमत नहीं होगी, रहमत होगी। आपने चौटाला साहब के साथ भी काम किया, उनके भी आप खास में खास थे, मंत्री रहे। जैसे आपने चौधरी देवीलाल जी की बताई कि ऐसी ऐसी स्कीमें लागू की जो कोई सोच भी नहीं सकता था, तो चौटाला साहब ने सरकार आपके द्वार इस तरह के काफ़ी की। और एक ड्राफ्टिंग आपने की थी, आपको याद होगा कि हरियाणा में लॉटरी बंद की थी, ये गरीब आदमी इससे खराब हो रहा है, लेकिन कैसीनो की योजना थी जो बाद में राष्ट्रपति ने बिल वापस कर दिया, वो क्या कहानी थी? ये लगभग 2003 की बात है। तो चौटाला साहब ने और उनके साथ मैंने भी कई विदेशी टूर करे थे। वहाँ हमने देखे कि कैसीनोज के अंदर बड़ी आमदनी हो रही है। तो हमारी ये पोजीशन तो नहीं कि हम जो कैसीनो आम कर दें, लेकिन वहाँ भी आम नहीं है। तो ये स्कीम बनी थी, गुड़गांव के पास पहाड़ियाँ पड़ी है, खाली एरिया पड़ा है, जो बाद में सारा सारा देख लो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी, प्राइवेट कॉलोनी ने ले ली सारी जमीन। बिल्कुल। तो यहाँ हुआ कि लॉटरी तो जुआ है, आप गरीब आदमी फंसता है, बेचारा गरीब मरता है। 5 स्टार होटल यहाँ बनाएंगे तो प्राइवेट बनाए, सरकारी थोड़ी बनने थे। और इनमें हम कैसीनो का लाइसेंस देंगे, उसके लिए फिर बिल वगैरह बनाया था हमने मिल के, उनसे सारा पूछ के उनसे बात करके बिल तैयार किया था। और ठीक है, बिल में था, उसमें मेरा काफ़ी हाथ था, लेकिन आइडिया उन्हीं का ही था कि भाई संपत्ति अगर हम कर लेते हैं तो एक हमारे पास, और बात भी ये ठीक थी कि नॉन मतलब जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज चाहिए, टैक्स तो पुराना हो गया आपका, वो रिसोर्सेज भी जनरेट होने चाहिए ना, दाएं बाएं से लेफ्ट राइट जितने ज़्यादा जनरेट हो सकते हैं, जैसे कोई अम्यूजमेंट पार्क हो गए, और उनका ये भी था कि डिज्नीलैंड बनाएंगे। इस पर बहुत शोर मचाया लोगों ने। अब डिज्नीलैंड का फिर जिक्र आ रहा है जी, उस टाइम शोर मचा था, अब डिज्नीलैंड जिक्र आ रहा, तो उनका आइडिया उस टाइम का आइडिया, इसमें तो कोई दौरान नहीं। कैसीनो के लिए भी उस टाइम अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे जिन्होंने वापस कर दिया, उस टाइम भी शोर मचा था, जुए का अड्डा बन जाएगा प्रदेश। जबकि गोवा के अंदर जो चल रहे हैं, तो वहाँ उनके अंदर एक कानून है कि गोवा का जो लोकल व्यक्ति है वो वहाँ नहीं जा सकता। तो हरियाणा के लिए दूसरा ऐसा, एक पानी में, दूसरा एक पानी में, मतलब ये एक पता नहीं क्यों है, लोगों को इतना डर है इस बात का कि पानी का क्या मतलब। अब जो मान लो 5 स्टार होटल में आप करते हैं, आम आदमी नहीं जाएगा वहाँ। 5 स्टार होटल में तो बड़े लोग ही जाएंगे ना, और बड़े लोग अगर जेब खाली करके आते हैं तो क्या दिक्कत आपको, स्टेट को आमदनी होगी। कैसीनो बन जाते तो हरियाणा प्रदेश का स्थिति कुछ और बहुत बड़े, हम तो यही सोच रहे थे, रेवेन्यू जनरेट होता। एज फाइनेंस मिनिस्टर मेरे दिमाग में यही था कि रिसोर्सेज ये तो जितने भी हैं टैक्स ना, ये तो बहुत कर लिया, रोजगार भी मिलता, रोजगार सारी चीज़ें होती, लेकिन वो उसको ले गए लॉटरी की तरह ले गए उसको। आम आदमी मर जाएगा, फलाना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो जाएगा, चलो जो वो टाइम था, वक्त था कोई, और वो पार हमारी नहीं पड़ी थी उस टाइम। और वैसे भी वो क्यों, वैट भी 2003 में सबसे पहले हरियाणा लागू किया, वैट एक्ट। बिल्कुल। मैं जब फाइनेंस मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस में जाया करता था, वैट पर चर्चा होती थी, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर चेयरमैन होते थे कमेटी के, तो आके फिर चौटाला साहब बताया करता ये बातें हुई, तो कहने लगे इससे अपने को काफ़ी फायदा होना, मुझे रिसोर्सेज तो बहुत आएंगे, पैसा अच्छा आएगा, बिल्कुल लागू करेंगे। और हमारे प्रदेश को देखते हो बाकी प्रदेशों ने भी लागू किया, बाद में किया उन्होंने। उस टाइम जो है ना सारे डरते थे, लेकिन हमने लागू किया। एक्सपेरिमेंट कौन करे, हालांकि हमें नुकसान भी हो, उसका विरोध भी काफ़ी हुआ, लेकिन हो चाहे, लेकिन स्टेट के इंटरेस्ट की बात थी, इसलिए वो जना वैट लागू किया था। बाद में सब ने वैट लागू कर दिया, इसका मतलब वो चीज़ तो अच्छी थी, लेकिन वही बात है पहले कौन करे। प्रोफेसर साहब, आप चौटाला साहब के सबसे खास माने जाते थे,
लेकिन 2 बार जब उनको रिज़ाइन करके उन्होंने बनारसी दास गुप्ता को मौका दिया, हुक्म सिंह जी को मौका दिया, आपको ये मौका क्यों नहीं मिला? कोई मलाल अहमद भी, मैं उनका ख़ास था, सीएमशिप मुझे मिलनी चाहिए थी। अब देखिए, मलाल कोई करे ना करे, वो तो वक्त चला गया। किसको मिलनी चाहिए थी, किसको नहीं मिलनी चाहिए थी, जो उचित समझा उसको दे दिया गया। वो तो कोई बात नहीं, चलो उनकी अपनी मर्जी थी, और जो भी थे ठीक थे। बनारसी गुप्ता जी भी ठीक थे, मास्टर हुक्म सिंह जी भी ठीक थे, और फिर मास्टर जी को भी जाना पड़ा। तो फिर चौटाला साहब तीसरी बार शपथ फेर ली थी। फिर बाद में MLAs वगैरह चले गए थे, असेंबली भंग हो गई थी। तो इस तरह से टाइम उनको थोड़ा ही मिला। मतलब उस टर्म में 3 बार तो बने। मैंने भी 7 बार शपथ ली थी। वो 4 साल का पीरियड था, 87 से 91 का। 4 साल में मेरा शपथ याद हो गई थी मंत्री पद की, क्योंकि चौधरी देवलाल जी के साथ ली शुरू में पहली कैबिनेट में ही था जी बिल्कुल। 6-7 मंत्री बने थे। बाद में 30-32 बने, तो और बड़े बड़े लोग भी बन गए थे। घने बड़े लोग जो आज बोलते हैं, वो बाद में बहुत लेट बने थे मंत्री उस टाइम। तो मैं तो 6 में ही आ गया था, शुरू में ही आ गया था। चौधरी साहब इतना लगाव था। और उसके बाद फिर चौधरी साहब ने एक बार सारी कैबिनेट का इस्तीफे लिए थे। तो जो उसके बाद फिर बना, फिर 3 बार चौटाला साहब के पास बना, बनारसी गुप्ता जी के साथ बना, मास्टर हुक्म सिंह जी के साथ बना, 7 बार शपथ ली थी। प्रोफेसर साहब, होटल सम्राट वाला क्या किस्सा था? उस टाइम के जो IB के चीफ थे, उन्होंने अपनी जो अब अपनी आत्मकथा लिखी है, उसमें पूरा विवरण 93 नंबर पेज पे पूरा विवरण दिया हुआ है कि कैसे चौधरी रंजीत सिंह जो है चौधरी देवीलाल की सरकार गिराना चाहते थे, खुद CM बनना चाहते थे। अब देखो, ये पारिवारिक मामले हैं, इनमें मुझे ना ही डालो तो ठीक है। नहीं, कुछ किस्सा हुआ था ऐसा कुछ भी जो साथी इकट्ठे हुए? ये तो है कि इस्तीफे तो दिए थे, इस्तीफे दिए थे। चौधरी रंजीत सिंह ने इस्तीफा दिया था, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने दिया था, रघुवीर कादियान जी ने दिया था, कृपाराम पूनिया जी ने दिया था। अब क्या मंशा थी क्या नहीं थी, कि दिए थे, इस्तीफे दिए थे। और इस्तीफे काफ़ी देने के बाद राज्यसभा की जब चुनाव आए, मतलब प्रेशर बनाया गया, राज्यसभा मेंबर बनाया था। चलो, होटल सम्राट का हम जिक्र छोड़ देते हैं, लेकिन इस्तीफे देने के बाद अश्विनी मिन्ना जो पंजाब केसरी दिल्ली के संपादक थे, उसके मार्फत चौधरी रंजीत सिंह राजीव गांधी से भी मीटिंग करके आए थे। मुझे मालूम नहीं, जिसके बाद चौधरी देवीलाल जी, बुक पढ़ी नहीं है मैंने, घर पे पता नहीं है। चौटाला साहब किसके साथ जुड़ा कोई किस्सा आपका? चौटाला साहब आप खास थे, उनके साथ जुड़ा कोई किस्सा मंत्रिमंडल का? देखिए, उनके किस्से तो व्यक्तिगत सरकार की नीतियां और कार्यक्रम तो आपने बता दिए, काफ़ी होते थे। और ख़ास करके देखिए, चाहे हमारे बाद में कितने विरोधाभास रहे हों, लेकिन जब कैबिनेट की मीटिंग होती थी तो मुझे क्या रखा था कि कोई भी एजेंडा कैबिनेट में संपत्ति ऐसा पास नहीं होना चाहिए जो जिसमें तू महसूस करता हुआ ठीक नहीं है, तो मुझे इशारा कर दिया करो। तो उसमें कई एजेंडे टालते थे, डेफर करते थे, उसके बाद में फिर डिस्कस करके फिर लाते थे, चाहे एजेंडा वही सेम आ जाता था। लेकिन इस मामले में मेरी पूरी कदर करते थे, पूरी इज्जत करते थे, हमेशा ही खैर। जो भी कोई बात आती थी, कोई नया फैसला लेने की बात आती और आती, उनमें करते थे। प्रोफेसर साहब, चौधरी देवीलाल जी की उंगली पकड़कर आपने राजनीति सीखी, चौटाला साहब के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया। ऐसा क्या दौर आ गया कि आपको इनेलो छोड़नी पड़ी? देखिए, 2009 में आया था, पार्लियामेंट का चुनाव था और बहुत बढ़िया माहौल चल रहा था। जब आप हिसार से लड़ रहे थे? मैं लोकदल से हिसार से लड़ रहा था पार्लियामेंट चुनाव से। और चौधरी भजनलाल अलग पार्टी बना चुके थे, तो उससे वो अपना जनहित कांग्रेस से लड़ रहे थे, और इधर कांग्रेस का कैंडिडेट अलग था। तो तीनों हम चुनाव लड़ रहे थे। उस टाइम माहौल मेरा और चौधरी भजनलाल का एक टक्कर हो गई थी आपस में। अच्छा माहौल था, रात को 3-3 बजे तक प्रोग्राम होते थे, लोगों का इतना ज़बरदस्त चाव था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन दिनों पहले मोदी जी का नाम उन दिनों चल पड़ा था। तो मोदी जी जो है, चौटाला साहब ने उन्हें बात करके उनके प्रोग्राम रख लिए 2 जगह, हिसार का और भिवानी का। उस टाइम वो दूसरे 2 बार चीफ मिनिस्टर बन चुके थे, तो नाम था उनका। अच्छी हाजिरी हुई, तकड़ी हाजिरी थी, बहुत तगड़ी हिसार में। बस वहीं से नींव एक ऐसी पड़ गई कि वो भिवानी नहीं गए, भिवानी जाना था, वो सीधे दिल्ली चले गए। तो उस टाइम थोड़ी बहुत गलतफहमियाँ वहाँ से शुरू, चौटाला साहब से मेरे बीच में थोड़ी आ गई। मोदी जी ने कहा भी था, मुझे कोई भिवानी के लिए लेने ही नहीं आया। नहीं कहा नहीं, लेकिन मैंने ये सोचा था, चौटाला साहब से बात मेरी हुई जब, क्या मैं संपत आया नहीं इधर, वो मुझे लगता है कि
वो ये उम्मीद करता था कि आप लेने आते हैं, और उसके दिमाग में ये भी चली गई वो शायद समर्थन नहीं करे संपत सिंह, इसलिए नहीं आए होंगे। इस तरह शक उसको गया, बाकी क्या कह सकते हैं क्या कारण है, मुझे मालूम इतना। मेरी कोई ठीक है जानकारियाँ थी 96 से थी, जब ये बीजेपी के जो है जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे और मनोहर लाल खट्टर जी उन दिनों ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे, तो ये 2 पद बड़े पद होते हैं, और रामविलास शर्मा जी अध्यक्ष थे। तीनों से मेरे अच्छे मीठे संबंध थे। हमने प्रयास भी किया, एक आधी सीट पर फिर बाद में बात बढ़ी नहीं। जो देवलाल चाहते थे कि समझौता हो, लेकिन कुछ लोग हमारे साथी ऐसे थे जिनके दिमाग में पता नहीं क्या बैठ रखा था, वो इसमें राजी नहीं थे। न होने से एक सीट की वजह से हमारा गड़बड़ हो गई और बात नहीं बनी हमारी बीजेपी के साथ। कुछ ऐसा चौहान साहब ये कहते थे, वो कहते देखो हवा देखो, आज प्रचार चल रहा है 96 में कि जो बीजेपी समझौता करे उसकी सरकार बनेगी, और तुम हवा नहीं देख रहे। वो मेरे पर गुस्सा ज़्यादा होते थे, तो मेरे साथ लगाव था, बजाय किसी और को घर के सदस्य को कहने के लिए या और को कहने के बजाय मेरे को कहते थे कि तू संपत्ति हवा नहीं देख रहा, मुझे हवा तो ऐसी यही है जी। और वो बंसीलाल जी समझौता हो गया तो उसके बाद बहुत गुस्सा हुआ हमारे पर। मैं था वहीं दिल्ली था और पता लगा तो उनको, पहले जॉर्ज फर्नांडीज जो हमारी तरफ से बात कर रहे थे जनता पार्टी की तरफ से, तो उस टाइम पर मिला उसको, अपनी स्टेट में गुड़गांव में कर लिया, नहीं सॉरी बिहार में करवा दिया समझौता, यहाँ नहीं हुआ। वो जी इसका चार्ज हमने थोड़े दिया था। कुछ ऐसा भी हुआ था भी हिसार के सारे वर्कर भिवानी चले गए थे, उस चीज़ का भी लॉस हुआ? नहीं, वो फिर बता रहा हूँ, उसके बाद काफ़ी हुआ कि बहुत लोग जो है ना भिवानी गए और वो एक किस्म का ऐसा माहौल बन गया था कि चुनाव जीता जिताया हार गए थे। उससे हमारे डिफरेंसेस शुरू हो गए थे और प्रयास किए गए थे चलो डिफरेंसेस ख़त्म हो, लेकिन कुछ ऐसी अड़चनें बीच में पैदा करने वाले लोग थे जिनकी वजह से वो बात बढ़ी नहीं। फिर आपने सीधा कांग्रेस ज्वाइन की? हाँ, मैंने फिर कांग्रेस ज्वाइन की, क्योंकि उधर से जब मैंने लोग छोड़ दी तो उनका निमंत्रण आया था कि आप कांग्रेस ज्वाइन करो, आपको फतेहाबाद हल्के से चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि उस टाइम भट्टू ख़त्म हो गया था। ये भी है, पता नहीं उस टाइम क्यों ये हल्के ख़त्म नहीं हुए। रोड़ी का हल्का ख़त्म हो गया था, रिजर्वेशन आ गई थी, दड़बा का हल्का ख़त्म हो गया, तो खास हल्के थे, हमारी सरकार थी। भट्टू का भी ख़त्म हो गया, गिराए का भी ख़त्म हो गया, और ये नरवाना था ये रिजर्व हो गया। ये सारे हल्के ऐसे थे जहाँ चौहान साहब के परिवार से कोई बना हुआ था, लेकिन ये सारे। अभी 2024 का जो चुनाव था, सारे सर्वे सारे पोल कह रहे थे कांग्रेस आएगी, लेकिन क्या ऐसा कारण रहा कि कांग्रेस नहीं आ सकी? बस वही रहा कि एक तो शुरू में जो टिकटों बंटवारा हुआ, पार्टी ने तो चलो अच्छा सोच के किया होगा, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाया, उससे लोगों में काफ़ी निराशा आई। और उसके बाद जो चुनाव प्रचार चला ना, तो सबका आपस में सहयोग ना लेना, ये भी उल्टा प्रचार लोगों में गया। तो इस तरह से एक बंटवारा से होने लगा, जैसे जातीयता का बंटवारा और इस तरह बंटवारा। उसके बाद धीरे धीरे करते करते जो है ना, जिस बीजेपी ने कभी सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में कि तीसरी बार आएंगे, इनको तो खुद नहीं मालूम था भी हम आ जाएंगे, और 1.25% का अंतर। 100% मैं कहता हूँ कि वो हमारी कांग्रेस पार्टी की ही कमी रही है। अब किसके रही किसके नहीं रही, ये सारी बातें पार्टी हाईकमांड ने उस टाइम पूछ ली, हम लोगों ने बता भी दी। अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करेंगे, लेकिन इसमें रहा तो पार्टी की कमी रही है, बिना वरना तो 100% सरकार आती। प्रोफेसर साहब, आपके लिए एक बात मशहूर है कि आप बिल्कुल सच मुंह पे बोल देते हैं। हालांकि आपको हुड्डा साहब का आदमी माना जाता है, लेकिन आपने हिसार बैठक ली, आपने ली, चाहे गौरव जी ने ली, स्पष्ट कह दिया भी क्यों क्यों हारे। जब मंथन हुआ तो आपने सीधा सीधा ही कह दिया था मतलब। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अब आपको क्यों बार बार रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। लोग फिर ये कहते हैं ये उसी चीज़ को लिए बैठे हैं घर को, तो क्योंकि आगे भी चलना है, कोई नुकसान होना था वो तो नहीं। तो हुड्डा साहब नाराज नहीं हुआ आपकी स्पष्ट गोई से? मुझे क्या परवाह थी इस बात की, जब सच्चाई तो कहनी थी, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं उस टाइम ने कह दिया था, और उस टाइम बात यही थी कि बताएं क्या क्या दिक्कतें रही है। हम लोगों ने पार्टी नेताओं में बताया था, सारा सच बता दिया, बिल्कुल खोल के बता दिया था। इन दिनों राहुल गांधी आए, ऑब्जर्वर भेजे, संगठन बनाने का दौर शुरू हुआ 12 साल बाद। तो आपको लगता है कि संगठन जल्द बन जाए तो एक अच्छे विपक्ष की भूमिका आप अदा कर सकते हो? नहीं, संगठन जल्द बन जाए, अच्छा संगठन बन जाए जिसमें ये नज़र ना आए, गुटबाजी नज़र ना आए। जैसे कई बार आ जाता है ना कि इतने ज़िले ये हो जाएंगे, इतने ज़िले उसको मिल जाएंगे। अगर ये चीज़ आ गई ना
फिर उठना मुश्किल है। अगर यही बात फिर आ गई ना वापिस, मतलब गुटबंदी चाहे खत्म। लेट हो जाए चाहे, लेकिन ये गुटबाजी नज़र ना आनी चाहिए। अगर यूँ आ गया ना ये फलाने का बन गया इस जिले में, ये फलाने का बन गया, ये ढिकड़े का बन गया, उसकी वजह से बना है, और ये लेट क्यों हो रहा है? मुझे नहीं लगता कि अगर ये मान लो ऑब्जर्वर से होता तो हो जाता। मुझे ये लग रहा है कहीं न कहीं अड़चन आ रही है, तो कोई न कोई स्टेट लीडरशिप की कोई न कोई कहीं दखल आ रही होगी। 2-3 दिन पहले राहुल गांधी ने फिर बैठक बुलाई, वैसे तो पूरे ऑल इंडिया से लोग आए थे, उन्होंने ये जोर दिया कि ओबीसी को उभारा जाए। नहीं, उनका ठीक है, सोच ठीक है कि ओबीसी जो है ना, जो कांग्रेस का पहले वोट बैंक होता था, वो काफ़ी हद तक कट के बीजेपी तरफ चला गया है, भी उसको वापस लाया हाँ जाए। वापस लाया जाए। ठीक बात है, कोई जो चीज़ नज़र आती है सामने कि ये चीज़ हमारा नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई कैसे करेंगे? भरपाई तभी करेंगे कि जब उसको मान सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, उसके लिए कुछ करेंगे, हम कंट्रीब्यूट करेंगे तो ही होगा ना कुछ। पिछले पहले तो हमें दिनों करना पड़ेगा कंट्रीब्यूट, फिर वो कंट्रीब्यूट वो करेंगे। हुड्डा साहब के टाइम में एक आंदोलन चला जाट आरक्षण का, और आपके लिए कहते हैं कि आपने स्पष्ट कह दिया कि आपको स्टेट में नहीं सेंटर में आरक्षण मांगना आरक्षण चाहिए। मांगना चाहिए, मैंने कहा था बिल्कुल। और उन्होंने ये भी कहा कि संपत सिंह जी आपका हुक्का पानी बंद कर देंगे। हाँ, उन्होंने कहा हुक्का पानी बंद कर देंगे। मैंने कहा, उसका हमें बहुत नुकसान हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने साफ कह दिया था, मैंने उस टाइम साफ कह दिया था कि आज आप 50% पर बैठे हो, कल को आप 11% पर जाना चाहते हो, नुकसान तो होगा ही होगा। सेंटर में फ़ायदा होगा मेरे को, क्योंकि वहाँ हमारी आबादी कम हो जाती है और हमें हिस्सा अच्छा मिल जाता है, तो उसमें हमें फ़ायदा होगा। लेकिन स्टेट में कोई फ़ायदा नहीं है। हुक्का पानी में कहा गया, तो मैंने ये भी कह दिया, मैंने कहा हुक्का मैं पीता नहीं हूँ, पानी में गाड़ी में गर्म रखता हूँ, बस ठीक है, बंद कर दो भैया। लेकिन अब वही नेता ये मान रहे हैं कि प्रोफेसर साहब ने सही कहा था। बिल्कुल मानने, तो एक दिन देखो, एक दिन मानना ही पड़ेगा। उस टाइम भावनाएं थी, आप भावनाएं भड़का के किसी को कर दोगे ना, तो उसमें तो कितने बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। लोग अपने शहर को फूंक देते हैं, नुकसान हुआ भी, हाँ, नुकसान होता पूरा है, हरियाणा जला। हरियाणा जला। तो वो फिर क्या होता है कि मान लो आप आंदोलनकारी हो, जी, आपके बीच में ऐसे बदमाश आ जाएंगे कि वो आपके नाम पर ही आग लग जाएगी। चाहे आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आंदोलनकारी कुछ नहीं कर रहे हैं, शांति से बैठे हैं आप, लेकिन उसमें ऐसे लोग घुसेंगे, ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, लूटमार करने करते हैं, तो उसे नुकसान ही होता है। वर्तमान सरकार को आप कैसा देखते हैं, चाहे मैं लॉ एंड ऑर्डर की बात करूं या सरकार की नेक नीति की बात करूं? हालात बहुत ख़राब है आज के दिन। नंबर एक सबसे बड़ी बात तो आपने जो कहा, लॉ एंड ऑर्डर की, आज के दिन कोई सुरक्षित नहीं है। मतलब चाहे वो पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे आम आदमी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सरकार हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पुलिस हो, रोज़ाना जो है ना धमकियाँ मिलती रहती है। एक नई चीज़ चल पड़ी है, पहले हरियाणा प्रदेश में ये बातें नहीं थी। जी बिल्कुल। और वो धमकियाँ काफ़ी जगह पार हुई भी, उनकी कामयाब भी हुए हैं। बहुत ऐसे लोग हैं जो आज फिरौती दे रहे हैं, उनको बता नहीं रहे, डरते। ऐसा माहौल स्टेट के अंदर बना हुआ है, कोई आदमी अपने आप को सिक्योर्ड फील नहीं करा। तो ये तो फिरौतियों चिंता का के लिए विषय है। अपहरण के फिरौतियाँ हो गई, अपहरण हो गया, और ये दूसरे कांड, तीसरे कांड इस किस्म के हो रहे हैं। इतने जघन्य कांड होने लग रहे हैं कि इस पर तो सरकार को ध्यान देना चाहिए करके। सवाल ये नहीं है कि मैं कांग्रेस में बैठा हूँ और आज बीजेपी में कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेट की तरक्की इसी से होती है, विकास इसी से होता है, और इसी से रुक जाता है। आज के दिन कोई आदमी देखो, हरियाणा में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहेगा, सबसे पहले अपनी सेफ्टी चाहेगा ना, जी बिल्कुल, कि मैं सुरक्षित रहूँ। कैसे आएगा वहाँ पर? इसलिए सबसे ज़्यादा तो लॉ एंड ऑर्डर जो बिगड़ा हुआ है ना, उसको सुधारना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात है कि किसान से ज़्यादा पीड़ित है। किसान को सरकार से बीज चाहिए, खाद चाहिए, बिजली चाहिए, भाव चाहिए, नाले चाहिए, खाड़े चाहिए, बिल्कुल इग्नोर कर रखा है एकदम। खाद के लिए कितनी त्राई मची, औरतें भी, आदमी भी, दिन रात लाइनों लगा खड़े रहे, और तंग आगे पसीना पसीना हो गए। इतना उमस का टाइम है, और शाम को वापस खाली आ जाना, ना तो उसको नींद आ सकती, ना वो रोटी खा सकता। तो इस तरह हालात में रहे। आपका क्या कहना है, ये जो खाद की कमी असलियत में है या नकली कमी? नहीं, मैंने असली कमी क्या थी, सबसे बड़ी बात है कि नंबर एक तो मुझे लगता है कि मौके पर ये सही ऑर्डर नहीं दे पाए, और दूसरी बात है जो आया खाद, उसमें इनका जो है ना, जो इनका अमला खमला सारा, वो मुझे लगता है स्टोरियों से मिला हुआ है। इसलिए वो लोग स्टॉकिस्ट लोग जो है ना, काफ़ी जगह छापे पड़े हैं, किसानों ने मिलकर छापे पड़वाए हैं, और उसमें काफ़ी पकड़ी भी गई है, खाद पकड़ी गई है। जो एक तरफ तो खाद आपका स्टोरिया लिया बैठा, स्टॉकिस्ट लिया बैठा है, और दूसरी तरफ मिल नहीं रही है किसान को। इसका मतलब सरकार का इंतजाम ठीक नहीं है, और ऐसे लोग लूट के खा रहे हैं। मिल रही है तो प्रोफेसर साहब नकली मिल रही है, और ऐसे बहुत है। साथ दूसरी चीज़ दे रहे हैं कि इसके साथ ये चीज़ ले जाओ साथ में,
ये कोई बात थोड़ी है यार, वो किसान के तो क्या करेगा किसान उसका ले जाके। कभी कोई चीज़ पकड़ा देते हैं, किसी चीज़ की बोतल पकड़ा दी, कोई किसी चीज़ पकड़ा, सामान पकड़ा दिया, ये डब्बा पकड़ा दिया और ले जाओ 200-400 रुपये का। क्यों ले जाए भैया, ये कोई बात थोड़ी है यार। उसकी बेसिक नीड है खाद, तो बीज उसकी बेसिक नीड है। ये नरमा कपास वगैरह इनके बीज अब तक जो है ना बीमारी को दूर नहीं कर पाए लोग। क्या करें किसान, लोगों ने बोना ही सब बंद कर दिया, जब क्या बोएंगे। किसान आंदोलन चला तो प्रोफेसर साहब आपने समर्थन दिया किसानों को? दिया था उस टाइम, बिल्कुल दिया था। मैं उस टाइम को मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, उस टाइम मैंने छोड़ी इसीलिए थी कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करता कि एक कमरे में बैठ के। बीजेपी छोड़ने का कारण कारण यही बना था, मैंने कहा ये नहीं है कि मैं जो है ना कमरे एक ड्राइंग रूम में बैठ के राजनीति कर सकूँ, क्योंकि इनको तो जाना आना बंद ही कर दिया था लोगों ने, इतना विरोध करना शुरू कर दिया था। मैं ऐसी राजनीति नहीं कर सकता, मुझे वो कोई कमेटी का मेंबर बनाया था, स्टेट कमेटी का, उससे इस्तीफा भी दिया। तभी मैंने ये कहा था कि मैं कमरे में बैठ कर राजनीति नहीं कर सकता। इधर किसान भाई इतने तकलीफ पा रहे हों, उतने उन पर लाठियाँ बरस रही हो, इतना उनको परेशान किया जा रहा हो और ऐसे हालात बन गए हों, तो ऐसे हालात के अंदर मेरा बस की बात नहीं, मैं ऐसे पार्टी के साथ नहीं रह सकता। बाद में कानून वापस भी लेने पड़े। एमएसपी के लिए किसान आज भी मेन मांग तो एमएसपी की थी, ये कानून तो बीच में आ गए। मेन तो किसान की वही थी, वही आज है, नहीं दे रहे। एमएसपी के अंदर क्या था कि C2 फार्मूला अपनाना था, 50% का प्रॉफिट देना था, सारी चीज़ें आपको ज़मीन का आकलन करके उसका आपका ब्याज का देखे और देखे सारे मिला के वो फार्मूला लागू नहीं किया गया जो स्वामीनाथन ने दी रिपोर्ट दी। बिल्कुल, ये अपना फार्मूला है, इनका अपना फार्मूला तो हर सरकार करती है, हर बार अनाउंसमेंट होती रही है शुरू से। मतलब ये जब से ग्रीन रिवोल्यूशन चलना शुरू हुआ है तो तब से एमएसपी बनी हुई है, उससे क्या फ़ायदा। सरकारें कहती हैं स्वामीनाथन जी की हमने कम से कम जो 104 सूत्री प्रोग्राम है उसमें से हमने 100 मांगे तो पूरी कर दी। नहीं, कुछ भी नहीं किया, उसमें से कोई टच भी नहीं किया। वो तो एक दिखावा है, वो लिपापोती कर रहे हैं, उसका मतलब मुखटा उसका आगे डाल देंगे और कुछ नहीं। उसमें मुख्य एमएसपी है, मुख्य एमएसपी है। आज आपने सिरसा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चिंता व्यक्त की यूनिवर्सिटी को लेके, कहीं ना कहीं चौधरी देवीलाल के नाम से ये यूनिवर्सिटी है, तो आपके दिल में इस बात का भी दर्द होगा कि मेरे राजनीतिक गुरु थे चौधरी देवीलाल, आज उनके नाम पे जो विश्वविद्यालय बना है और सिरसा शिक्षा की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है, तो उनकी इच्छा थी मेरा क्षेत्र जो है। उनको देखिए चौधरी देवीलाल जी की याद में बनाया गया था भाई। ये एरिया जो है ना चौधरी साहब का शिक्षा की तरफ बड़ा बहुत है। मैं बता रहा हूँ जैसे गडरिया तक को 1 रुपया दे देना पढ़ो, बिल्कुल, तो इसलिए उनका शिक्षा की तरफ बड़ा लगा होता। तो 2003 में जो है चौटाला साहब चीफ मिनिस्टर थे, मैं मंत्री था, तो हम लोगों ने सोच के बढ़ा और ये यूनिवर्सिटियाँ बनाई थी। एक बार 26 जनवरी थी या 15 अगस्त था, कोई प्रोग्राम था, तो मेरा प्रोग्राम सरसा का था। तो चौटाला साहब मुझे कहने लगे तू यूनिवर्सिटी देख के आना कैसे चल रही है। उनका प्रोग्राम था जींद, एट होम था पानीपत, गवर्नर साहब ने, तो वहाँ हमने इकट्ठा जाना था। हम सफ़ेदों इकट्ठे हो गए थे, रास्ते में बैठ के बात करी, तो मैंने बताया जी कि कुछ एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में गड़बड़ तो है बहुत ज़्यादा। एक बार तो उसी टाइम गुस्सा हो गया, ढालिया साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठे थे, बोले उनको प्राइस साइंस को हटा दो, फलाने को हटा दो, टिकटे उठा दो। मैंने राजा सुना आराम से सोच के सिस्टम को सुधारना है, अपने को ख़राब थोड़ा ही करना है जी। तो बड़े चिंतित थे। चौटाला साहब भी इस बात में बहुत इंटरेस्ट लिया था उन्होंने, इसलिए यूनिवर्सिटी जो है ना उन्होंने बढ़ाई थी उसको यूनिवर्सिटी को, और ध्यान देते थे। मुझे मेरी खुद की ड्यूटी लगाई, तुम देख क्या यूनिवर्सिटी देख क्या, तो पढ़ा लिखा है, तो फलाना है, ये वो है, मैंने देखा था। तो जो भी चीज़ कमी नज़र आती तो उसमें सुधार करते थे। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि दर्द बहुत होता है। मैंने जब आपके सोशल मीडिया पर अखबारों में देखा कि 3-3 महीने से मुलाजिमों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, तब मुझे चिंता हुई कि तनख्वाह मिल रही है तो इसका मतलब फिर तो यूनिवर्सिटी के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। क्योंकि तनख्वाह तो एक सबसे प्रायोरिटी चीज़ तो वही है, तनख्वाह है। बिल्कुल, बिल्डिंग रुक गई कोई बात नहीं, कोई और चीज़ रुक गई कोई बात नहीं, लेकिन एकदम ये हाईलाइट हुआ ना, तब मैंने फिर बजट लिया सरसा यूनिवर्सिटी का, ले के फिर उसमें मैंने डीपली उसके अंदर पढ़ा, और इसीलिए फिर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस यही सरसा में करनी उचित समझी। भाई ये कोई इशार भी कर सकता, लेकिन यहाँ ज़्यादा क्यों, एक यहाँ यूनिवर्सिटी है और यहाँ के लोगों को स्वाभाविक है ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ से अच्छे रिसर्च स्कॉलर बनने थे, रिसर्च करके उनके पेटेंट मिल रहे थे उनको, लेकिन अब तो पढ़ाई के लिए लाना पड़ रहे हैं, क्योंकि जब टीचर को तनख्वाह नहीं मिलेगी। अब 141 करीबन पोस्ट है यहाँ पर, उसमें से बताओ आप 68 लगे हुए हैं प्रोफेसर। जो प्रोफेसर ही आधे से कम है, क्या पढ़ाएंगे, कौन पढ़ेगा। आपने वहाँ एक आरोप लगाया कि वाइस चांसलर जो आए अपने गांव के 20 लोगों को लगा दिया। अब ऐसे देखिए, आपको चिंता होनी चाहिए थी फैकल्टी की, आपको चिंता होनी चाहिए प्रोफेसर लगाने की,
आपको चिंता होनी चाहिए मैं कहाँ से रिसोर्सेज जुटाऊँ, सरकार के मैं नज़दीक। इसलिए सरकार से मैं कोशिश करूँ कि चाहे UGC ग्रांट लेके आएँ, चाहे आपके रूषा की जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है उसके लिए कोई ग्रांट लेके आएँ, CSR के अंडर ग्रांट लेके आएँ, और कोई फंड हम लेके आएँ, या ये करना था कि फैकल्टी के अंदर अपॉइंटमेंट पूरी हम करें, कुछ सुधार करें। आपने आज वो छाप छोड़ के जानी चाहिए। उनकी छाप यही रहेगी, गांव के बीच बच्चे लगा दिए, छाप होगी, वाह वाही होगी। 6 महीने के लिए एक एप्लीकेशन ली और उसके ऊपर दस्तखत किए और अपॉइंटमेंट दे दी। 12 साल से कोई कन्वोकेशन नहीं हुआ? नहीं हुआ। ना 2013 जनवरी आज तक ना कंट्रोलर ना लाइब्रेरियन, आज कुछ तक भी कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। आपने इतनी 535 से आउटसोर्सिंग से भर्ती है। मुझे दया आती है उन बच्चों पर जिनको आउटसोर्सिंग के लिए भर्ती किया गया है। एक तो उनका शोषण, उनको तनख्वाह बहुत कम मिलती है HKRN में, तो कोई 18-20 हज़ार रुपये मुश्किल से मिलती है घर को, और दूसरी तरफ जो है ना अब मिल भी नहीं रही है। और मुझे अपॉइंटमेंट करने वालों पर बड़ा वो हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि उनको शिक्षा का कोई ज्ञान मतलब ही नहीं था। अरे लगाते थे यहाँ प्रोफेसर लगाते और लगाते, क्यों बच्चों को गुमराह करने के लिए उनको ठोक दिया, यहाँ आउटसोर्सिंग एजेंसी के थ्रू कर दिया, HKRN बना कर उनको यहाँ कर दिया। अब 20-21 करोड़ रुपये साल का तो उन्हीं का निकल जाता है। इसी तरह मुलाजिमों की तनख्वाहें आपकी सारा मिला के लगभग 5 करोड़ से ऊपर महीने का खर्चा है। तो 27 करोड़ साल के दिए हैं सारे। अब 27 करोड़ में क्वार्टर वाइज देते हैं। पहला क्वार्टर 25% देते हैं, फिर क्वार्टर 20% का देते हैं, फिर 20 देते हैं। ये अमाउंट तो कुछ भी नहीं है। तो ये अमाउंट है क्या? पहले क्वार्टर में 6.25 करोड़ आ गई, और अब ये अमाउंट में जो अब आएगा पैसा, ये 5 करोड़ और 40 लाख आएगा। तनख्वाह महीने की तनख्वाह नहीं हो पा रही आपकी, और फिर ये 3 महीने के लिए है, ये क्वार्टर के लिए है। फिर आपको एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा चलाना, आपकी गाड़ी में तेल भी चाहिए, आपको बिजली भी चाहिए, आपको पानी भी चाहिए, आपको और मशीनरियाँ भी चाहिए, आपको सारा जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम उसको चलाने के लिए आपको चाहिए, पढ़ाई के लिए इंतजाम करना पड़ेगा आपको। मतलब कहता हूँ कि ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस के लिए नहीं है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसा आपके पास नहीं होगा, तो क्या चलेगा यूनिवर्सिटी का। इसलिए मुझे बहुत मतलब अंदर से पीड़ा हुई कि मैं कम से कम लोगों के साथ शेयर तो करूँ जी। बहुत लोगों को यही पता है तनख्वाह नहीं मिल रही, फिर क्यों नहीं मिल रही, बेसिक नहीं पता, बहुत नहीं पता था। तो इसलिए मैं बताऊं, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मुझे पता लगा है तो मैं शेयर करूं, और इसलिए यहीं सबसे प्रॉपर समझा मैंने कि सरसा आगे लोगों से शेयर करूं। ये थे प्रोफेसर संपत सिंह जी, जिन्होंने अपनी 45 साल की राजनीति में किसी तरह का उन पर कोई दाग नहीं आया। अक्सर राजनेताओं पे आरोप लगते हैं, लेकिन साफ छवि के धनी प्रोफेसर संपत सिंह जी से आप सबको मिलने का मौका मिला। ये ज्ञान के इतने बड़े भंडार हैं कि इनके तो कई पॉडकास्ट हो सकते हैं, और पूरे हरियाणा के इनसाइक्लोपीडिया इनसे जानेंगे अगले एपिसोड में। प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।